हेलो नमस्कार मेरे सम्मान के दीपक, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 यस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। यस हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, सीधी बात नो बकवास, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या है। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों कई प्रकार की होती हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के आधार पर, समानता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में किया गया है, जिसमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनका जिक्र आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है। उसमें पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा क्या है बच्चों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है बच्चों द्विविस्थापन या इसको उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और 5वें टाइप का जो इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं इन 5 का नाम आपके सामने यहां लिखता हूं बच्चों, उसके बाद एक एक बारी बारी से हेडिंग वाइज एग्जांपल सहित पूरे तरह अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लैरिफाई करता हूं, जिसके बाद आप लोग बोलोगे वाह वाह सर क्या बात है। सो चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा, सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की जो 5 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके भी कुछ ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले प्रकार की जो इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन या इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जहां कहीं भी बच्चों 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक परस्पर संयोग करके या क्रिया करके सिर्फ एकल पदार्थ सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करेंगे बच्चों, ऐसी अभिक्रियाओं को दरअसल हम लोग कहेंगे क्या, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अभी हेडिंग वाइज इसको सीखते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। दूसरा जो होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का तात्पर्य यह है बच्चों कि कोई एकल पदार्थ या किसी पदार्थ के एक अणु में से टूटकर 2 या 2 से अधिक अणु प्राप्त होंगे या 2 से अधिक भागों में यह क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। इसके हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ करके एक होना, वियोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर किसी पदार्थ के अणु पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आक्रमण करके उसमें उपस्थित परमाणु को हटा दे और उसके स्थान पर खुद उपस्थित हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल वाइज लाजवाब तरीके से समझाते हैं बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली जरूर सीधे रसगुल्ले की तरह आपके परीक्षा में टपक जाता है बच्चों। चौथे प्रकार की जो इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन या उभय अपघटन। द्विविस्थापन को बच्चों डुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या उभय अपघटन को ऐसे कह सकते हैं डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों। विस्थापन की क्रिया 2 परमाणु के बीच आयनों के 2 परमाणुओं के या 2 अणुओं के या 2 पदार्थों के आयनों के बीच एक्सचेंज होने से यह घटना घटित होगी, जिसको हम लोग डुअल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे गाइस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाता बच्चों, उसको रेडॉक्स रिएक्शन। रेड में 2 वर्ड जुड़ा है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसको अंग्रेजी में अपचयन कहते हैं, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसको आक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन या अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका उपचयन क्रिया का बड़े पैमाने पर प्रभाव देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है।
तो मोटे मोटे तौर पर ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम चलिए हेडिंग लगाते हैं, क्या, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। हेडिंग लगाइए। तो पहले प्रकार के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके या जुड़ करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हों, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके जुड़ करके या योग करके सिर्फ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों, ऐसी अभिक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो, एटलीस्ट टू सब्सटेंस, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके क्रिया करके एकल पदार्थ अर्थात सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाते हैं बच्चों। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अथवा करके मैंने दूसरा डेफिनेशन भी लिख लिया है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके या लिख सकते हैं मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं बच्चों, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, इसको व्यापक रूप से ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया दो पदार्थ है, एक है ए और दूसरा पदार्थ है बी, तो ये दो पदार्थ या दो अभिकारक परस्पर संयोग करके सिर्फ एक पदार्थ बना लें जिसका नाम हो ए बी। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी दो पदार्थ हैं जो परस्पर संयोग करके किसी तीसरे नए गुणधर्म वाले सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करें बच्चों, तो इसको हम कहेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया पी क्यू आर ये तीन पदार्थ हैं जो हो सकता है परस्पर संयोग करके क्रिया करके केवल एक पदार्थ का निर्माण कर ले, और वो तीसरा वो जो नया पदार्थ है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लिया जाए वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग दरअसल क्या कहेंगे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। लल्ला, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। क्लियर? तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके मिल करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण कर देते हो, ऐसी अभिक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। अब आप लोग देखिए लल्लन टॉप एग्जाम्पल कैसे हम लोग देखते हैं, जो हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा लेना बच्चों। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में बच्चों पहला उदाहरण जो आप सभी को ध्यान में रखना है, जो गंधक होता है अर्थात सल्फर होता है, जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चों तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। सल्फर सॉलिड को जब वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चों तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है हमेशा। देखिए इसमें दो पदार्थ हैं जो परस्पर क्रिया करके या संयोग करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण कर दिए, मतलब यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही अगर हम लोग कार्बन अर्थात कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, मतलब कोयले का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है बच्चों, ये भी ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से सोडियम धातु जो है क्लोरीन की उपस्थिति में जब जलता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड अर्थात एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। साथ ही साथ अगला लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर ये दो पदार्थ परस्पर संयोग करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण कर लिए बच्चों, इसका मतलब ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। साथ ही साथ सोडियम धातु Na, सोडियम धातु को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या सोडियम धातु वायु से क्रिया करके जलता है तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अगर आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, इसमें भी दो पदार्थ परस्पर संयोग करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा
एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ होता है, धातु होता है, जिसको हम कापर कहते हैं। जब ये कापर वायु की उपस्थिति में जलता है बच्चों, या वायु की उपस्थिति में कापर को गर्म करते हैं बच्चों, तो कापर का ऑक्साइड बनता है जो कि काले रंग का होता है। इस पर बेस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। एक चमकदार धातु है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का पदार्थ बनता है। वह चमकदार धातु क्या है? तो इसका जवाब होगा कॉपर। एक चमकदार भूरे रंग का धातु है जिसको वायु की उपस्थिति में बच्चों गर्म करने पर कापर का ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा होता है? काले रंग का होता है बच्चों। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। इन सभी अभिक्रियाओं में दो पदार्थ परस्पर सहयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। मतलब ये सभी क्या है लल्ला? संयोजन अभिक्रियाएं हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और भी मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे, ठीक है, मोलिब्डेनम और आयरन नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो NH3 बनता है। क्या बनता है लल्ला? NH3 अमोनिया गैस बनता है, जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये हो गया सातवां, और ये हो गया आठवां एग्जाम्पल। 8 एग्जाम्पल हो गए। कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूं। ये रहा 9वां एग्जाम्पल। देखिए 9वां एग्जाम्पल एथिलीन, ठीक है। C2H4 को जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है बच्चों निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो भी लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या प्राप्त होता है? एथिलीन का हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है बच्चों, तो C2H6 यानी एथेन प्राप्त होता है। दरअसल C2H4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो जब इसका हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण होगा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या होगा? यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। ये जो H2 दिख रहा है, ये H2H सिंगल बॉन्ड Z, यहां से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इसको जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहां से, यानी डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो। सो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। मतलब इसी को लिख सकते हैं क्या? 2 कार्बन C2 और 3 3 6 हाइड्रोजन, यानी आप लिख सकते हैं इसको C2H6। इसको क्या कहते हैं बच्चों? एथिलीन। क्या कहते हैं लल्ला? एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण होता है तो एथेन प्राप्त होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना, और इसको पुनः हम आपको पढ़ाएंगे जब कार्बन और कार्बन वाले यौगिकों के चैप्टर की शुरुआत होगी, तब इसको हम बहुत अच्छे लाजवाब तरीके से सीखने वाले हैं बच्चों। ये दरअसल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसको एल्कीन भी कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसमें 2 कार्बन है तो इसको एथीन या एथिलीन कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो चलिए, तो ऐसे रिएक्शन को लिख लो या इसी को ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें भी 2 पदार्थ परस्पर संयोग करके या योग करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण किए, मतलब ये भी क्या है? एक संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। अगला 10वां एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कली चूना। कली चूना मतलब सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात कली चूना को जब पानी H2O में डालते हैं बच्चों, तो क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसको एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जब सूखे चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग दीवार की सफेदी करने में करते हैं। और इस अभिक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों ऊष्मा भी प्राप्त होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है अल्लाह, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलो 10 नहीं 11 लिखना चाहिए, तो एक और मैं आपके सामने लिख देता हूं, लो शुभ हो जाए 11। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल के अणुओं का निर्माण होना। एक विशेष और क्रिटिकल कह सकते हैं कि विशेष तापमान और दाब पर यह क्रिया होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल के अणु का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सो आप सभी अच्छे से इस डेफिनेशन को और इन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान में रखना। इन सभी एग्जाम्पल में ये हो रहा है कि 2 पदार्थ परस्पर सहयोग करके या क्रिया करके किसी एकल पदार्थ सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है बच्चों? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया हैं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं वियोजन या
क्या, अपघटन अपक्रिया पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हेडिंग लगाते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया, जिसको डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या होता है, यह जो वियोजन या अपघटन अपक्रिया है, संयोजन का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, संयोजन में क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों। लेकिन वियोजन में बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब कि इसमें एकल पदार्थ, क्या, सिंगल सब्सटेंस जो है बच्चों, एकल अणु जो है टूट कर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर लल्लनटाप एग्जाम्पल आपके सामने बताते हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, किसी पदार्थ या किसी अभिकारक के एकल अणु जो हैं वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए, वियोजित हो जाए या अपघटित हो जाए, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। कहीं भी आप देखो कि एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहेंगे। इस चीज को हमेशा अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में और हीमोग्लोबिन बच्चों बसा लेना, ताकि कभी खरोच लगे तो फिर क्या निकले, हीमोग्लोबिन में से निकले संयोजन और वियोजन अपक्रिया। देखिए इसका उदाहरण लाजवाब तरीके से क्या है। वैसे तो बच्चों वियोजन और अपघटन अपक्रिया बहुत से बुक्स में ऐसा दिया है, कुछ किताबों में ऐसा आपको मिलेगा कि जो वियोजन अपक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब जो समान परिस्थितियों में अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकता है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं या उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब जो सिर्फ एक दिशा में चल करके संपन्न हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो कह सकते हैं कि दो ग्राफ वाइज हम लिखते हैं आपके सामने। एक तरफ मैं लिखूंगा वियोजन अपक्रिया का उदाहरण, देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ मैं वियोजन जो कि उत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रियाओं अर्थात वियोजन अपक्रिया का एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। बहुत ज्यादा आपको 10th लेवल पे घबराने की जरूरत नहीं है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूं इस बात से, ताकि आप हमेशा अलर्ट रहें बच्चों। जैसे PCl5 जिसको हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं बच्चों, अगर इसको हम हीट करें, गर्म करें, तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस बनेगा। यहां एकल पदार्थ जो है दो सरल अणुओं में टूट गया, एक है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक है क्लोरीन। तो एक पदार्थ का दो अणुओं में टूटना मतलब वियोजन हो गया। अब चूंकि यहां पर अभिकारक से उत्पाद बन गया और आप चाहें तो उत्पाद से पुनः अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम उत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं बच्चों। कभी क्वेश्चन में मिल जाए कि ये कौन सी अपक्रिया है, तो पहला जवाब होगा तो ये वियोजन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ दो सरल अणुओं में टूट गया। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय भी हो सकता है। उत्क्रमणीय मतलब जो अग्र दिशा और विपरीत दिशा दोनों में चल सकता है, हम उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। और उसका चिन्ह जो है कैसे होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, इसको आप हमेशा, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है या संकेत है या प्रदर्शित करने का एक सुंदर सा क्या है बच्चों, तरीका है, जिसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। अगला लिख दें हम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं बच्चों, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका नाम मैंने कहीं नहीं लिख रहा हूं लल्ला, आप लोग जरूर लिखिएगा, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। जब इसको गर्म करेंगे बच्चों तो क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होता है और और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर को जब हम गर्म करेंगे तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब देखो यहां पर वियोजन हुआ, क्यों, क्योंकि एकल पदार्थ दो भागों में टूट गया, तो वियोजन है। अब देखिए अभिकारक से ये उत्पाद प्राप्त हो गए, तो उत्पाद से पुनः अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हो, मतलब अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो अमोनिया और HCl से आप लोग NH4Cl भी प्राप्त कर सकते हैं।
हैं, मतलब ये अग्र भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया के नाम से जानते हैं लल्ला। चलिए अगला HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों, अगर इसका हम लोग अपघटन करवाएं तो भी ये क्या होगा बच्चों, दो भागों में टूट जाएगा, H2 एंड I2। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से क्या प्राप्त हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी प्राप्त हो सकता है। मतलब ये अपक्रियाएं अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। क्लियर होता है? इसमें वियोजन हो रहा है, जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, टूट रहा है लल्ला, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए यहां पर अपघटन वाला लिख देते हैं बच्चों। अपघटन और वियोजन में समानता यही है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में सिंगल सब्सटेंस, एकल पदार्थ दो भागों में क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अपघटन को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का क्या मतलब है लल्ला, इसको अंग्रेजी में इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो सिर्फ एक दिशा में चल करके संपन्न हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे मान लिया जाए FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट जो है बच्चों, जैसे इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड होगा प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड ही होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि एकल पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट गया, मतलब अपघटन होगा। तो कोई भी एक पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाए तो इसको हम लोग कहेंगे अपघटन या वियोजन। अब चूंकि यह केवल एक दिशा में चलती है बच्चों, विपरीत दिशा में नहीं चलेगी, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ एक दिशा में चल सकती हैं उसको अनुत्क्रमणीय कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उसको उत्क्रमणीय कहते हैं लल्ला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म कर देते हैं बच्चों, क्या गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एकल पदार्थ से दो भाग हो गए, मतलब हो गया क्या, अपघटन। अब ये सिर्फ एक दिशा में चल सकता है, विपरीत दिशा में नहीं चल सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। तो सामान्यतः जो है समानता क्या है, वियोजन या अपघटन में समानता यही है कि एकल पदार्थ दो या अधिक भागों में टूटेगा। और थोड़ी सी विभिन्नता क्या है बच्चों, उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है वियोजन, जबकि अपघटन जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए एक और इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको मैं इस तरह से बॉक्स में बंद कर देता हूं। एक चीज जो आप लोग को ध्यान में रखना होता है बच्चों कि अगर वियोजन या अपघटन अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो उसको ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या? तो यहां पर बच्चों तीन और अपने आप में एक थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में इसका जिक्र किया गया है लल्ला कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय प्रकाशीय वियोजन क्या होता है या वैद्युतीय वियोजन क्या होता है, और इनके एक एक सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, देखिए समझिए पहले, अगर कोई वियोजन की अपक्रिया, अगर कोई वियोजन या अपघटन की अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो हम उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर वियोजन की क्रिया प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है तो उसको प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जबकि अगर विद्युत के द्वारा, वैद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ का अपघटन या वियोजन होता है लल्ला, तो उसको बोलते हैं क्या, वैद्युतीय वियोजन या वैद्युतीय अपघटन। अब इनके मैं लाजवाब एग्जाम्पल ले देता हूं। ऊष्मीय वियोजन, जैसे ये देखो, अभी ऊष्मीय वियोजन का मैं एग्जांपल आपके सामने लिख दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करना मतलब वैद्युत ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? ऊष्मा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करें मतलब ऊष्मा दें तो फिर क्या, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अपघटन की अपक्रिया है ये ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, यानी गर्म करने पर हो रहा, मतलब ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन है लल्ला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। और यहीं पर अगर हम लोग लिख दे गर्म करना तो ये हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्लियर?
चलिए यहां पर इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, प्रकाशीय वियोजन। तो मान लिया जाए AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, जिसको अगर सूर्य के प्रकाश में, किसमें बच्चों, सूर्य के प्रकाश में अगर हम लोग रख देते हैं तो फिर क्या बनेगा, 2Ag, उसका कलर चेंज हो जाएगा, सिल्वर बनेगा प्लस क्लोरीन गैस क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन कहेंगे बच्चों। इसमें जो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, वैद्युतीय वियोजन, जल का विद्युत अपघटन, जो जल होता है, पानी होता है, इसका अगर विद्युत अपघटन करवाएं बच्चों, क्या वैद्युत अपघटन करवाएं या वैद्युत वियोजन करवाएं, ठीक है, वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन प्रवाहित करें या वैद्युत धारा प्रवाहित करें पानी में, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत के द्वारा वियोजन वैद्युतीय वियोजन होता है। आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वाले प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सभी पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।